मैथ्यू। तो स्वागत है आपका। आज हमारी जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, क्लास 10 जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है। तो इसका जो है चैप्टर फर्स्ट का आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो विकास है, विकास होता क्या है। तो विकास के पैमाने अलग अलग होते हैं। और तो सबसे पहले देखें कि जैसे विकास को हम ले लें किसी भी देश का, तो आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, और वहां का जो परिवेश है उसको कई रूपों से होता है। जैसे हमने देखा कि कई विकसित देश हैं तो उनका जो विकास हुआ उसके बाद ही वो विकसित हुए हैं। तो ऐसे ही विकास के जो चरण है वो विभिन्न है, कई चरणों में इसको बांटा जा सकता है। तो विभिन्न व्यक्ति, जो विकास क्या है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का अलग अलग पैमाने हैं, इसके अलग अलग लक्ष्य हैं। तो उसमें जैसे आप अगर बुक में देखेंगे तो एक पूरी कई तरह की तालिका बनी हुई है। तो उसमें जो पहला पॉइंट आता है जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे जिनके पास भूमि नहीं है। हम देखें, भूमिहीन का मतलब है जिनके पास भूमि नहीं है, वो दूसरों के यहाँ खेतों में काम करते। तो उस तरह के जो मजदूर हैं, किसान है, वो क्या चाहते हैं कि उनको अच्छी मजदूरी मिले, बच्चों की जो शिक्षा हो वो जहाँ स्थानीय स्कूल है उनमें हो जाए, और जो आजादी है उनको आजादी प्राप्त, मतलब कि वो जैसे गांव में है तो कोई चुनाव भी उसमें भाग ले सकें, मतदान कर सकें, चुनाव लड़ सकें। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो एक आम मजदूर, जो भूमिहीन मजदूर है, वो इन सब चीजों को सोचता है कि उसके बच्चों का जो मतलब लोकल की जो शिक्षा है वो एजुकेशन मिल सके। अब अगर उसी के अपोजिट हम देखें दूसरी जगह, तो जो पंजाब के समृद्ध किसान है, मतलब कि जो बड़े किसान हैं, जिनके पास भूमि बहुत ज्यादा है और उनके पास अच्छे खास, मतलब वो उनकी तुलना एक छोटे व्यापारी से की जा सकती है। तो देखें उनको क्या चाहिए, उनके लिए विकास के मायने बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए ज्यादा समर्थन मूल्य हो, मतलब कि जो वो फसल उगा रहे हैं उस फसल का जो मूल्य है वो ज्यादा मिले, और सस्ते मजदूर मिले, क्योंकि सस्ते मजदूर मिलेंगे तो उनको उसका लाभ ज्यादा होगा। उनकी आय में वृद्धि हो, बच्चों को वो अपने विदेशों में पढ़ा सकें, और जो सामाजिक स्तर है वो भी उनका बढ़े, उसमें ग्रोथ हो। तो इस तरह दोनों जगह अंतर है, क्योंकि जिनके पास भूमि नहीं है उनका विकास के मायने अलग हैं, और जिनके पास जो समृद्ध किसान उनके अलग। अगर इसी में हम देख लें कि आदिवासियों को देख लें तो उनका विकास का मायने क्या है, उनको ये कि उनको सम्मान मिले और रहने को खाने को मिलता रहे, उनके लिए इतना ही विकास है। तो अब हम देखें दूसरे मायनों में भी, जैसे देखें कि इसके क्या होते हैं, अभी और भी देखें विकास के अलग अलग भी और भी चरण होंगे। जैसे विकास है तो जो पूंजीपति व्यक्ति है वो क्या चाहता है कि विकास हो, और जैसे मान लो उद्योग लगे हो उसके लिए बिजली चाहिए, तो बिजली के लिए वो चाहता है कि बिजली ज्यादा बने, उसके लिए तालाबों का, जहाँ मतलब बड़े बड़े जो हैं बांधों का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन अगर बांधों का निर्माण करते हैं तो क्या होता है कि पूरी जो भूमि है वो जलमग्न हो जाएगी, बाढ़ की स्थिति बनेगी। अब किसी के लिए विकास है और किसी के लिए वो विकास नहीं है, ये भी हमें देखना है। जैसे मान लीजिए कि पूंजीपति के लिए, मैंने भी आपको उदाहरण दिया, उद्योग लगाने के लिए बिजली की आवश्यकता है तो उसके लिए वो विकास है, और एक राष्ट्र के लिए विकास है। लेकिन वहां पे जो आदिवासी रह रहे हैं उस क्षेत्र में, जो भी गांव के लोग रहते हैं, तो वहां पे जब बांधों की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी तो निश्चित है कि वहां जो गांव डूबेंगे, तो उनके लिए वो विकास नहीं है। जैसे इसमें हम एक देखें, नर्मदा आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर इसकी मानी जाती हैं। तो ये जो सरदार सरोवर बांध को बढ़ाया जा रहा था उसके विरोध में ये हुआ था। तो अब ऐसे ही अन्य जो चरण है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो और भी क्या फैक्टर होते हैं, आय एवं अन्य लक्ष्य, इसके अंतर्गत क्या आते हैं कि जो क्या प्रभावित करती है। जैसे आय भी बढ़ना चाहिए, लोग चाहते हैं कि उनकी आय में वृद्धि हो और उनको अच्छे से अच्छा मतलब रोजगार मिले। तो ऐसे ही
जो अन्य लक्ष्य है उसमें और क्या है, जैसे स्वतंत्रता, उनको आजादी मिले, वो भी एक विकास का स्तर है। कि नौकरी के साथ साथ आदर की इच्छा, सुरक्षा। यहाँ सुरक्षा से मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको लोकल में कोई जॉब मिल रही है तो वहां पे वो सुरक्षा, अगर उसको बाहर, जैसे आपको सपोज आपको बाहर कोई जॉब मिलती है तो आप वहां पे और भी वहां की परिस्थितियां देखें, वहां की जलवायु, वहां का जो सुरक्षा की भावना है कि मतलब आप जाएंगे तो आपकी, जैसे आप देख लें प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है वो ज्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती, सरकारी उसमें ज्यादा मानी जाती। तो ये सब चीजें भी जो उसके लक्ष्य को प्रभावित करती हैं। फिर जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है, विभिन्न देशों एवं राज्य की तुलना। यहाँ पे जो विकास का चरण है वो हम कैसे अलग अलग देश की, अलग अलग राज्य की तुलना करेंगे, कौन सा विकसित है कौन सा विकसित नहीं है। उसके जो चरण होते हैं वो क्या होते हैं, वहां का जैसे परिवेश, रहन सहन, संसाधन, वहां के लोगों की ग्रोथ। इसमें ये भी यहाँ तक आता है कि रंग रूप और लंबाई चौड़ाई जो शरीर का मापदंड है उसके साथ साथ लेकिन और भी चीजें, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे कि कोई व्यक्ति है लंबा चौड़ा लेकिन उसका जो दिमाग है जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा तीव्र हो सकता कि कोई किसी कम कद वाले का ज्यादा अच्छा हो। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। अब इसमें और भी देख लें, हाँ रहन सहन की, मतलब उनका खाना पीना रहना अच्छा है तो ये माना जाता है कि यहाँ के लोग विकसित हैं। जो संसाधन है उनके पास किस प्रकार के हैं, कि अगर इसकी हम तुलना कर लें कि दूसरे देशों से, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा है, आबादी कम है लेकिन उसकी वजह से वो विकसित हो गए, उन्होंने अपना विकास पहले कर लिया, उनके पास संसाधन अधिक हैं। सऊदी को ले लें तो वहां पे अन्य स्रोत नहीं है लेकिन वहां पे पेट्रोलियम की वजह से वो उनका विकास हो गया तो वो विकसित श्रेणी में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला पॉइंट है औसत आय एवं प्रति व्यक्ति आय। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। किसी भी देश का जो हम विकास नापते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि जीडीपी नापते, तो इसमें हम एक पूरी आबादी को ले लें, जितनी भी आबादी है उन सबकी आबादी को ले लें और उसी आबादी जनसंख्या, जैसे कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। जितनी देश की आबादी है, जैसे मान लीजिए कि 1 अरब है तो 1 अरब की आबादी में जितनी उसकी टोटल इनकम है उस सबको भाग दे दिया जाता। तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, जो उससे निकल आती है। अब इसके पैमाने क्या है वो देखें। जैसे कि मान लीजिए भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत अरबपति लोग भी हैं, एक तरफ अंबानी को ले लें तो दूसरी तरफ जो झोपड़पट्टी वाले गरीब लोग, उनकी भी आय को मिक्स किया जाएगा सबकी। एक आय निकालने का एक तरीका है कि टोटल जो जितने देश की जनसंख्या है उसमें उसकी आय का भाग दे दिया जाता है इनकम का। तो इसको मापा कैसे जाता है हमें वो भी देखना है। तो 2017 में, ये 2017 के आंकड़े, जिन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी यूएस डॉलर में मापी जाती है, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना उसी के हिसाब से मापा जाता है। तो यूएस डॉलर, ये डॉलर का साइन है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे फिर से देख लें, ये होता है डॉलर का साइन। तो इस जो 12,056 जिनकी प्रति वर्ष इतनी आय है, मतलब एक व्यक्ति की आय, इसको आप ध्यान से समझें, एक व्यक्ति एक वर्ष में 12,056 डॉलर कमाता है तो वो क्या आता है उच्च देश में, मतलब वो समृद्धशाली देश है और उनकी प्रति व्यक्ति है वो माना जाएगा समृद्ध देश है। और जिनकी यूएस डॉलर में 995, ध्यान दें, 995 प्रति वर्ष से कम है या इतनी है तो वो क्या माना जाएगा, निम्न आय वाला देश। मतलब कि जो कई जो देश हैं वो गरीब हैं, मतलब कि उनकी आय कम है। तो यहाँ पे अगर 12,000 के ऊपर है, 12,056 के, तो वो समृद्धशाली हैं और 995 से कम है तो वो निम्न है। अब हम देख लें कि भारत ना तो निम्न है ना समृद्धशाली में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की जो है वो
एक मध्य वर्ग में माना जाता है। भारत की देखें प्रति व्यक्ति आय कितनी है यूएस डॉलर में 1820, ये 1820 थी। तो जो एक व्यक्ति मतलब कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो हर एक को मान ले उसकी जो आय एक जनसंख्या के आधार पर निकाली गई तो $1820 एक वर्ष में कमाते हैं। तो ये मध्य वर्ग में आएगा क्योंकि ये 995 के ऊपर है और 12,056 से कम है। तो इसके साथ साथ अभी और हम देखेंगे कि और भी जो विकास को किस प्रकार के फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। अभी इधर एक पॉइंट और है, आय और अन्य मापदंड। ठीक है, तो आय और अन्य मापदंड। आय तो इसीलिए करता कि हर एक व्यक्ति चाहता कि उसकी आय में ग्रोथ हो, तो आय प्रभावित करती है निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में परिवेश। आय एक अहम भूमिका निभाती है क्योंकि आपको किसी भी संसाधन को प्राप्त करना, अधिकांश चीजों को, तो आय उसमें महत्व रखती है। लेकिन अन्य मापदंड भी रखते हैं, वो भी देख लें। जरूरी नहीं है कि आय ज्यादा है तो वो विकसित की श्रेणी में आ गए। अब हम देखें कैसे वो विकास की। जैसे यहाँ पे एक तालिका बनी हुई है, वो शायद 1.3 आप बुक में देख लें कि यहाँ पे एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ है प्रति व्यक्ति आय। तो ये 2015-16 के आंकड़े लिए गए हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हरियाणा जो राज्य है उसकी जो इनकम है वो कितनी है 1,62,034। ये प्रति व्यक्ति की जो आय मापी गई है 1,62,034। केरल की कितनी है 1,40,190। और बिहार की उसी तरफ अगर हम बिहार को ले लें तो बिहार की कितनी है 31,454। अब हम सोच रहे होंगे कि इतना अंतर क्यों है। इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है, एक जो फैक्टर काम करता है यहाँ पे सबसे बड़ा, वो है आबादी और संसाधन नौकरी या आय के स्रोत। या आय के स्रोत। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें कि जो आबादी है, देखें हरियाणा की आबादी कम है, केरल, लेकिन यहाँ पे इनकम ज्यादा है क्योंकि वहां पे जो कृषि संसाधन है वो अधिक है, कम व्यक्ति है, जमीन ज्यादा है उनके हिसाब से यहाँ पे। और केरल के आंकड़े इससे कम है और बिहार में तो बहुत कम है। बिहार में 31,000 प्रति व्यक्ति है प्रति वर्ष के हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत है। लेकिन इसके अलावा और भी कारण काम करते हैं। अगर वहीं पर हम देख लें तो शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, लिंगानुपात के उसमें देख लें कि केरल का जो है वो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम अलग है, वहां की जो सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात में भी वो ज्यादा है, हरियाणा बहुत कम है। तो ये जो है ये बहुत सारे फैक्टर हैं वो हम देख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हरियाणा की आय तो अधिक है लेकिन कुछ चीजों में वो क्या है, जैसे लिंगानुपात में वो पीछे है, वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में देख ले तो पीछे। तो ये विकास का पैमाना पूरी तरफ से नहीं माना जा सकता, तो मापदंड और भी हैं। तो आज इतना काफी है। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।